हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया चल रही है तैयारियां? क्या पोर्शन चल रहा है, किस तरीके से तैयारी करते हो? कमेंट कन्वर्सेशन में आके बातें किया करो, बढ़िया लगेगा। ऐसे सीरियसली वीडियो देखा, हालांकि तुम्हारा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छे से सब लोग देख भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए नीडफुल है वो। चल रहा है इसके साथ में। और अच्छी बात है भाई, इसके बहाने अगर क्वेश्चन वोश्चन सोल्व हो जाते हैं या कुछ कंटेंट के अपन टच में जाते हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी डिमांड, भाई कोई ये एग्जाम दे रहा है, कोई दूसरी दे रहा है। मोस्ट ऑफ जो है वो आरपीएससी की तैयारी में एंगेज्ड हैं स्टूडेंट, वो भी कह रहे हैं सर आरपीएससी का जो पीवाई क्यूज है उसको भी सॉल्यूशन आप लोग अगर अवेलेबल करवा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस पर भी अपन काम करेंगे पहले, लेकिन जो स्टार्ट किया है उसको पहले, सबसे पहले खत्म करें। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, उस पर अपन लोग डिस्कशन करते हैं। क्या मुद्दा है, ध्यान दो। देखो, an end of mass m is sitting on a horizontal disk which is rotating on its own axis with an angular velocity omega. The position of the end on the rotating disk remains fixed. अपन ऐसे मान लेते हैं, ये डिस्क है और डिस्क मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। यहां से एंड का जो पोजीशन है वो आर वेक्टर पे है, और अगर ऐसे रोटेट करेगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, जिसको अपन v बराबर आर ओमेगा बोल सकते हैं। ये कह रहा है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द, ठीक है, द क्वांटिटी v रिप्रेजेंट्स द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द एंड एट एनी इंस्टेंट, द वेक्टर डिफाइंड बाय m ओमेगा क्रॉस r। देखो ध्यान से देखो, अगर आप लोग ये सोचोगे भाई सर हमारी एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, तब तो अपन इसको ट्रिपल प्रोडक्ट से करते हैं। एडवांस नहीं पढ़ी हुई है तो अपन लोग थ्योरेटिकल बात करेंगे। नहीं पढ़ी हुई का मतलब ये नहीं है कि भाई सर हमने देखा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब है अगर 11 12 बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो भाई ट्रिपल प्रोडक्ट पे तो नहीं आएगा। इसका मतलब थ्योरेटिकली सोच के भी इसके आंसर्स को अपन निकाल सकते हैं। वो बाद की बात करेंगे, पहले ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो अपने पास में ट्रिपल प्रोडक्ट अपन जानते हैं, अगर मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आया हुआ है तो ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब अपने पास में होता है, इसको अपन लोग लिख सकते हैं ए डॉट सी बी, बी वेक्टर, माइनस का यहां पर अपने पास आ जाता है ए डॉट बी, और साथ में आ जाता है सी वेक्टर। ठीक है भाई, तो देखो ए डॉट सी करेंगे तो अपने पास में एम को तो मैं बाहर रख लेता हूं, पहले इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अपने पास में आएगा ओमेगा डॉट आर, और साथ में आ जाएगा बी, और ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट वैसे ही जीरो हो जाएगा। यहां पे बचेगा माइनस का। ए डॉट बी की अगर अपन बात करें तो अपने पास में ओमेगा डॉट ओमेगा, और साथ में अपने पास में सी वेक्टर आएगा तो इसको मैं बोल देता हूं आर वेक्टर। और ओमेगा डॉट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, तो अपने पास में वैल्यू आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक है भाई, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को अपन लोग लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूंगा तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो आएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे अपने पास में r इंटू आर कैप। इससे एक ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचेगा माइनस का v स्क्वायर बाय आर आर कैप। इसका मतलब है ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये एक्सेलरेशन है। v स्क्वायर बाय आर इसका मैग्नीट्यूड है, और आर कैप से जस्ट अपोजिट लग रहा है, इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। तो अपने पास में ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है। अगर आप वैसे निकालते हैं थ्योरेटिकली, अगर किसी को अच्छा नॉलेज है तो मैं बोल सकता हूं देखो ये एक्सियल वेक्टर है, ओमेगा अक्षीय सदिश होता है। आर जो अपने पास में रेडियस वेक्टर है, ओमेगा का और आर का क्रॉस क्रॉस एक्सियल का और रेडियल का क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट करने से टेंजेंशियल वेक्टर आता है, और एक्सियल का और टेंजेंशियल का क्रॉस प्रोडक्ट करने से रेडियल वेक्टर आता है। और रेडियल तो रेडियल एक्सेलरेशन, इसमें एक ही चीज मेंटेन हो रही है, बताओ कौन सा, वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। जो मैंने बोला है उसका सर्कुलर मोशन ढंग से पढ़ा होगा तो उसको समझ आ गई होगी बात। बहुत अच्छा प्यारा कंसेप्ट है। लेकिन अभी अपन देखो पीवाई क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। अगर इसको अपन करेंगे तो पूरा एक लेक्चर चाहिए, ऐसा काम अपन अभी नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 देख, क्या बोला गया है, ध्यान देना। ये कह रहा है टू रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क हैं ए और बी हैव इक्वल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सेम है ना, तो एंगुलर मोमेंटम को अपन लोग बोलते हैं, रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। तो दोनों का सेम है, तो भी बहुत बढ़िया। द टू डिस्क आर इक्वल मासेस एंड थिकनेस बट मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। अपन लोग बोलते हैं मास दोनों का सेम है, थिकनेस दोनों का सेम है। द डिस्क बी हैज हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन डिस्क ऑफ ए। तो ये कह रहा है कि ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से वाले से ज्यादा है, सॉरी बी वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए वाले से ज्यादा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट।
ये कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ऑर्डर भी दे दी अपने को कि भी आई बी का वैल्यू किसके बराबर, किससे ज्यादा है, आई ए से। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, देखो इसको, आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड, तो अपने पास बन गया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई। ये बन गया अपने पास काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहा है कि भी एंगुलर मोमेंटम तो दोनों का सेम है, इक्वल मोमेंटम है, तो एल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी रोटेशनल स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसा अपने पास में कौन से वाले डिस्क के लिए पॉसिबल है, ए वाले के लिए। तो अपन लोग बोलते हैं पहले वाला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क ए इज मोर देन दैट ऑफ डिस्क बी, बिल्कुल सही बात है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क ए इज लेस देन, ये तो गलत हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्वल, ये भी गलत है। एंगुलर स्पीड ऑफ द टू डिस्क आर इक्वल, ये भी गलत है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर अलग है तो ओमेगा भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो अपने पास में करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई, देखो ध्यान से सुनना। ये कह रहा है 2 masses 2 kg एंड 1 kg, ठीक है, विच आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक लाइन पे जा रहे हैं, कोलाइड्स एंड फॉर्म वन सिंगल बॉडी। वन सिंगल बॉडी का मतलब इनसे टकराने के बाद में जो बॉडी बनेगी वो बनेगी 3 kg। ठीक है भाई, चलो। ये कह रहा है इफ ए अच्छा, वेलोसिटीज अपने को गिवन नहीं, ऑर्डर नहीं गिवन है, क्या गिवन है नहीं पता है। देखो इस वाली स्लाइड में पहले वाली स्लाइड की तुलना में क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, आप वो इजी टू हार्ड सेट करा हुआ है। ठीक है, देखो भाई, इफ ए फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द मासेस इंडिविजुअली बिफोर कोलिजन वुड ब्रिंग देम टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 2 मीटर। देखो क्या कह रहा है कि इन दोनों बॉडीज पे अगर मैं एक फोर्स लगाता हूं इनको रोकने के लिए, तो रोकने के लिए अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो एक बॉडी तो रुक जाती है 1 मीटर पे 2 kg वाली, और ये रुक जाता है अपने पास में 2 मीटर पे। ठीक है भाई, चलो पहले इन्हीं की बातें करते हैं। चलो मान लो जो बॉडी है ना, पहली बॉडी जिसका मास 2 kg है, वो जा रहा था u1 स्पीड। कितने स्पीड से जा रहा था बताओ, u1 से। और अगर ये u1 से जा रहा था तो अपन एक काम करते हैं, बात सुनना ध्यान से। अगर ये u1 से चल रहा है तो इसको रोकने के लिए देखो रिटार्डेशन जो आता है ना, उस रिटार्डेशन का वैल्यू होता है यू स्क्वायर बाय या 2s। एस होता है यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 × -a × s होता है ना, ये रिटार्डेशन होता है। फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अपने पास में ए का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर बाई 2s के बराबर। तो अपन लोग अगर मान लो यहां से फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स आएगा m इंटू ए, जिसको मैं फोर्स बोलूंगा, और यहां से इसका वैल्यू आएगा m इंटू यू स्क्वायर बाई 2s। ठीक है भाई, तो जो अपने पास में f का वैल्यू आ रहा है ना पहली बॉडी के लिए, वो पहली बॉडी के लिए तो ये देखो एक्सेलरेट कर रहा है कि रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो पहली बॉडी का जो अपने पास में मास है वो मास है 2 kg इंटू में u1 स्क्वायर बाई 2, और s की जो वैल्यू मेरे पास में है, s का वैल्यू है 1 मीटर पहली बॉडी के लिए। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 चला गया, तो मैं बोलूंगा u1 का जो वैल्यू है वो अंडर रूट एफ के बराबर आ गया मेरे। ठीक है भाई, ये काम तो खत्म हो गया। अच्छा, अगर मान लो इसी को मुझे दूसरी बॉडी के लिए लिखना होता तो दूसरी बॉडी के लिए मैं ये लिखता f बराबर, क्योंकि फोर्स तो सेम है। मास बताओ इसका कितना था दूसरे वाले का, 1 kg था, इनटू में u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बोलो स्टॉपिंग डिस्टेंस मेरे पास में कितना है भाई, स्टॉपिंग डिस्टेंस मेरे पास में 2 मीटर है, ये हो गया 4। तो अगर मैं u2 का वैल्यू बोलूंगा तो मेरे पास में 4 √f आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 √f के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो एक बात सोचना, ये कह रहा है कि दोनों ये कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन अपने ये जानते हैं किसी भी प्रकार का हो उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। कौन कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अपने पास में तीसरी बॉडी के लिए अपने को स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। तो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो मैं ऐसे बोल देता हूं, पहली बॉडी जो मेरे पास में थी ना, वो तो था 2 × u1 प्लस 1 × u2 बराबर टोटल बन गया 3, और यहां पर आ गया u के बराबर। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो अपन लोग ये बोलते हैं वही सेम फोर्स इसको कितनी डिस्टेंस पे रोक लेगा, पहले तो ये बात निकालते हैं। तो अपने पास में देखो ध्यान दो, ये तो आ गया √f। चलो भाई बहुत बढ़िया। ये मेरे पास में जो बनेगा, ये जो 1 × u2 आ गया, तो u2 मेरे पास में आ जाएगा, यहां से अगर मैं लिखूंगा तो 1 × 4 √f आ गया, 4 √f के बराबर। ये कंडीशन बन रहेगा, देखो एक बार, 2 × u1, पहले वाली बॉडी का u1 आ गया, तो u1 अपने पास में √f के बराबर है। दूसरी वाली बॉडी का मास 1 है, u2 का वैल्यू अपने पास में कितना आया था, 4, सॉरी ये आएगा 2 √f आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 √f के बराबर। 2 √f ही आ रहा है कि देखो एक बार, ये अपने पास में आएगा 4 f के बराबर, तो अपने पास u2 का वैल्यू आ जाएगा 2 √f। चलो भाई ठीक है,
तो अपन ने इसको लिख दिया 2√f के बराबर, ठीक है। बराबर में आ गया 3u आ गया, तो टोटल मेरे पास में आ जाएगा 4√f, बराबर में मेरे पास में आ गया 3u। तो u का जो वैल्यू है वो मेरे पास बच गया 4/3√f। अब एक बात सोचना ध्यान से, ये तो अपन ने सोल्व कर लिया, लेकिन अपना मकसद तो ये निकालना था ही नहीं। अपना मकसद तो था ये निकालना कि इस बॉडी का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा। तो अगर मुझे इस बॉडी का स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है तो मैं इस वाली बॉडी के लिए भी फोर्स का फॉर्मूला लगाता हूं, बिल्कुल लगाता हूं भाई। फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या था, F बराबर, यहां मैं लिखूंगा 3 क्योंकि सेम फोर्स लगाना है। चलो भी बहुत बढ़िया, यहां मैं लिखूंगा u², पाई आएगा मेरे पास में 2s, क्योंकि टोटल मास कितना था, 3 था। चलो भी बहुत बढ़िया, यहां मैं लिखूंगा F बराबर, मेरे पास में आया 3/2। बोलो u² कितना होगा, u² करोगे तो यहां मेरे पास में आएगा 16/9, इनटू में बोलो यहां पे कितना बचेगा अपने पास में, F बच जाएगा, डिवाइडेड बाय बोलो कौन आएगा, S आएगा। F से F क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास S का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ गया 3, ये टोटल बोलो कितना आ गया, 6 आ गया। तो वैल्यू आएगा 16/6, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 8/3, और 8/3 बोलूंगा तो ये मेरे पास में बन जाएगा 2 आ गया 6, और उसके बाद में 6 18, 2.6 के आसपास कोई ऑप्शन आ रहा है, बोलो कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है भाई, अब देखो ये थोड़ी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होएगी तब तो थोड़ी खोपड़ी अपनी काम कर जाएगी, नहीं तो करेगी कहाँ से, है ना। तो अब देखो इसमें 1D भी लग रहा है, कोलिजन भी लग रहा है, तो मल्टीपल कंसेप्चुअल अप्रोच का सवाल है। ठीक है, इजी है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि टफ है। अगर आप रिपीटेडली ऐसे क्वेश्चंस करते रहते हैं तो क्वेश्चंस करने के दौरान क्या था कि अप्रोच बननी तैयार हो जाती है। ऐसे क्या है कि रेंडमली अप्रोच नहीं बनती है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या मामला है, ध्यान से सुनना, देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है कॉर्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। देखो कॉर्ड का मतलब ये अपन बोल देते हैं कि भी अपने पास में सर्कल मान लिया अपन ने, ठीक है। द टाइम ऑफ फॉल, ये कह रहा है इंक्लाइंड थीटा विद द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल प्लेन में कोई सर्कल है और यहां से इसका जो ये वैल्यू है ये 2r के बराबर है, और कोई वर्टिकल से एक कॉर्ड बनी हुई है, और ये कॉर्ड यहां से कितने एंगल पर है बताओ, थीटा पे। ये इसका अपन बोल देते हैं सेंटर। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस भी आर है और मैं बोलूंगा ये भी आर है, ये दोनों तो बराबर ही हैं। ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है। ये कह रहा है टाइम ऑफ फॉल अलोंग द इसके, अच्छा इसके अलोंग कोई बॉडी को छोड़ दें तो इसको यहां से यहां तक गिरने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, अगर डाउनवर्ड आता तो ग्रेविटी एक्सेलेरेशन जी लगता, इसके अलोंग ग्रेविटी एक्सेलेरेशन बताओ, जी साइन थीटा। अभी इसकी लेंथ अपने को पता नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, टी बराबर √2h/z होता है। तो 2 × l/z की जगह क्या आ जाएगा अपने पास में, g cos थीटा आ जाएगा ना, एंगल थीटा में गिवन है। अब मैं एक काम करता हूं, l का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो l का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो देखो ध्यान दो, ये r है, ये एंगल थीटा है, तो यहां तक का प्रोजेक्शन मेरे पास में आ जाएगा r cos थीटा, ऐसे इसका भी आ जाएगा r cos थीटा, टोटल आ गया 2r cos थीटा। तो अपन यहां से l का वैल्यू लिखेंगे 2r cos थीटा, डिवाइडेड बाय मेरे पास में आ जाएगा जी कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ऑप्शंस ही ऐसे गिवन है, बोले थीटा पे डिपेंड करेगा कि थीटा से इंडिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ओके जी, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ध्यान से सुनना भी देखो। ये कह रहे हैं रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ रोलिंग विद स्लिपिंग does show down a smooth inclined plane of inclination। चलो जो भी थीटा वीटा गिवन है अपने पास में, एंड लेंथ इसका गिवन है s के बराबर। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज मुझे लग रही है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा गिवन होगा। ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी एट द फुट ऑफ द प्लेन इज 1.2 gs sin थीटा। ध्यान से देखना, वेलोसिटी का वैल्यू मेरे पास में है 1.2, साथ में है जी, साथ में है एस, और यहां पर आ गया साइन थीटा। तो ये कह रहा है आइडेंटिफाई द रिजिड बॉडी, इसको आइडेंटिफाई करना है अपने को। एक बात सोचो भी देखो, अगर ये इंक्लाइन प्लेन पर है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन पर है तो मैं बोल देता हूं भाई ये एंगल थीटा है, और अगर ये बॉडी यहां से प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है, प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है, तो v बराबर आर ओमेगा होता है। और अगर मान लो ये यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर पहुंचते समय मान लो इसकी कोई वेलोसिटी v रही होगी, साथ में ओमेगा से रोटेट भी कर रहा होगा। अगर प्योर रोलिंग होगा तो कॉन्टेक्ट पॉइंट का इस ट्रांसलेटरी मोशन मतलब v बताओ किस वाले के बराबर होगा, आर ओमेगा,
है ना। अगर मैं बोलूंगा v बराबर आर ओमेगा है तो कांटेक्ट पॉइंट का सरफेस के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ गया, तो ये स्लाइड नहीं करेगा। ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है ना। तो अब देख बात सोचना, ये कह रहा है यहां इस स्पीड से पहुंचेगा, तो अपन एक काम करते हैं, ये वाली हाइट में बोल देता हूं h है, ठीक है भाई। ये वाला एंगल मेरे पास में कितना है, थीटा है। ये वाला कौन है बताओ, एस है। तो अपन लोग बोल सकते हैं एच बाई एस बराबर, बोलो कौन आएगा, साइन थीटा। तो मैं बोल दूंगा एच का वैल्यू मेरे पास में आएगा एस इंटू साइन थीटा, ठीक है भाई। अगर ये बॉडी यहां से यहां आएगी और प्योर रोलिंग में है, तो प्योर रोलिंग के दौरान कॉन्टेक्ट पॉइंट सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करता है, और स्लाइड नहीं करेगा इसका मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होगा, और फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होगा, इसका मतलब मैं केवल और केवल यहां वर्क लगाऊंगा ग्रेविटी का, और वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव फोर्सेज अगर आ गए तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये होगा कि अपने पास जब ये बॉडी डाउनवर्ड आएगी तो लॉस इन पोटेंशियल जो होगा वो गेन इन काइनेटिक होगा। गेन इन काइनेटिक होगा। काइनेटिक बोलो कौन सा होगा भाई, इसका दो काइनेटिक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मेरे पास में एम जी एच के बराबर आएगा, और एच खुद बताओ किसके बराबर है, एस इंटू साइन थीटा के बराबर है। तो मेरे पास m, देखो अब ध्यान देना कि अपने पास में अगर i का वैल्यू पता चल गया, i का वैल्यू सॉल्व कर लें, तो i का वैल्यू सॉल्व करने से मैं यहां से इस क्वांटिटी को आराम से सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, ये जो अपने पास में हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, एम जी एस साइन थीटा आ गया। तो अपन एक काम करते हैं, देखो v का वैल्यू अपने को यहाँ पे गिवन है, बताओ v कितना गिवन है भाई, 1.2 जी एस साइन थीटा। तो अपन एक काम करते हैं, मैं इसको लिखता हूं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर बराबर है एम जी एस, साथ में आ गया साइन थीटा, माइनस का मैं यहां लिखूंगा 1/2 एम इंटू, बोलो साथ में, अगर मैं यहां से वी स्क्वायर लिखना चाहूं तो वी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास में यहां से क्या बन जाएगा, देखो ध्यान दो। चलो एक काम करते हैं, वी स्क्वायर लिख देते हैं एक बार इसको, ठीक है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, यहां से ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, वी बाई आर आएगा, ठीक है भाई। अगर ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर है, इसका थोड़ा रुको एक बार सिंप्लीफाइड कुछ फॉर्मेट देखता हूं मैं, अगर कुछ इक्वेशन में बैठ जाएगा तो पहले लिख ही देते हैं इसको, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस, यहां से लिखेंगे 1/2 आई, बोलो ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं वी बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर होगा, तो मैं लिखूंगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और बराबर में मेरे पास में यहां से वैल्यू बन जाएगा एम जी एस, और साथ में मेरे पास वैल्यू आ गया साइन थीटा, ठीक है भाई। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है। देखो वी स्क्वायर तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें से ऐसे कॉमन निकाल लेते हैं कि m/2, चलो m भी छोड़ देते हैं एक बार के लिए, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, m अगर अपन ने छोड़ा या m को अपन बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर m का अगर मैं कॉमन लेता हूं तो थोड़ा सा देखो भाई फंसेगा मामला, तो सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देना कि मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, चलो कॉमन ही ले लेते हैं, एम वी स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहां तो बचेगा 1, ठीक है भाई। यहां बोलो कौन बचेगा, अगर यहां से मैं लिखूंगा 1/2 तो बाहर आ गया, वी स्क्वायर बाहर आ गया, तो बचेगा आई अपॉन एम आर स्क्वायर, बोलो बढ़िया बात है। इधर जो वैल्यू अपने पास आएगा वो बताओ किसके बराबर था, एम जी, साथ में आएगा एस, साथ में बोलो कौन आया, साइन थीटा। थोड़ा सा अच्छा सवाल है भाई, है ना। अब इसको मैं एक बार के लिए मिटा देता हूं, नहीं तो अपने से बैठेगा नहीं काम, ये है ना, जगह की कमी है थोड़ी सी। अब सुन लो पहले एक बार, चलो भाई सुनना देखो। अगर मान लो अपन लोग ये बोलते हैं तो अपने पास m से m तो क्या हो गया बताओ, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर बराबर में मेरे पास में आ जाएगा जी एस, साथ में आया साइन थीटा डिवाइडेड बाय, बोलो इधर का वैल्यू कौन आएगा भाई, इधर का वैल्यू आ जाएगा 2 तो आ गया यहाँ पे, और साथ में मेरे पास आ गया वी स्क्वायर, बोलो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा भाई, वी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1.2 जी एस साइन थीटा होगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहां से जो वैल्यू मेरे पास बचेगी, इस वैल्यू को मैं लिखता हूं 2 जी, साथ में एस, साथ में साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से अगर वी स्क्वायर लिखेंगे तो अपने पास आएगा 1.2 का स्क्वायर, एक तो ये हो गया, ठीक है, इनटू में यहां से जो दूसरी वैल्यू बन रही है वो बन रही है जी एस साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में देखो इस वाले से एक से, बोलो ये रहेगा या कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो भाई ये भी ठीक बात है। तो अब अपने पास में जी एस साइन थीटा से जी एस साइन थीटा गया, और इस वाले वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, अब इस वाली वैल्यू को अपन लोग पुट कर सकते हैं, ये कुछ गड़बड़ ले लिया क्या स्टेप, स्टेप को गड़बड़ ले लिया गया, रेडियस ऑफ जायरेशन से भी निकल सकता है क्या ये? हम्म, ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच नहीं रहे हैं, 1 प्लस आई अपॉन
एम आर स्क्वायर तो अपने पास बन ही गया, 2GS साइन थीटा बाई वी स्क्वायर बन गया। और इसको अगर अपन कैंसिल आउट करेंगे GS साइन थीटा को, तो अपन लोग बोल सकते हैं वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, इस वी स्क्वायर को अपन 1.2 का स्क्वायर जी साइन थीटा लिख देते हैं। एक जी साइन थीटा से GS साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, वहाँ बचेगा आई। तो ये तो डायरेक्ट सोल्व हो नहीं पाएगा, और कुछ अपन ने गड़बड़ करी है क्या भाई? का स्क्वायर होगा वो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने पास एम एच आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया एम एच। तो अपन एक काम करते, तो लास्ट में पिक करेंगे, कहीं ना कहीं स्टेप का कुछ गड़बड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में देख लेंगे इस क्वेश्चन को, वापिस आऊंगा मैं इसके ऊपर, टाइम खराब नहीं हो अपना। देख रहे हैं, बॉल ऑफ मास 0.2 kg falls from a height of 10 meter on a horizontal plane and rebounds. Find the loss of kinetic energy due to the impact if the coefficient of restitution is 0.5. बात सुनना भी, देखो क्या कह रहा है, बॉल ऑफ मास 0.2 kg, चलो भाई बहुत बढ़िया है। यहां से 0.2 kg की बॉडी को अगर मैं ड्रॉप करता हूं, और ड्रॉप करने के दौरान मेरे पास में जो इसका वैल्यू है, हाइट है, वो किस साइड से छोड़ा है, 10 मीटर से छोड़ा, ठीक है। अच्छा, टकराते समय एक बात सोचना, टकराते समय इसका वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ 2GH, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि इस कोलिजन का जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ किसके बराबर है, 0.5। तो क्या होता है अभी देखो, रेस्टिट्यूशन क्या होता है, E बराबर, अपन लोग इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मान लो सेपरेशन का मतलब है ये वी डैश वेलोसिटी से वापस रिबाउंस करता है, तो अपन लोग बोलेंगे वी डैश, सरफेस तो कहीं जाएगी नहीं, और टकराने वाली वेलोसिटी होगी v माइनस का 0, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो v डैश का वैल्यू आएगा वो ev आएगा, इसका मतलब v डैश बराबर 0.5, और v का वैल्यू मेरे पास में आ गया अंडर रूट 2gh के बराबर, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.5 इंटू में 2 × 10 × 10, ठीक है भाई। अगर अपन इसको लिखें तो ये 100 हो गया, और 100 हो गया तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं कि अपने पास में ये 10√2 आ जाएगा, और 10√2 आएगा तो ये अपने पास में आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 5√2 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये कौन सी वाली है, रिबाउंस करने के दौरान। और जो टकराते समय इसका वेलोसिटी है वो तो अपन जानते ही हैं, अंडर रूट 2GH के बराबर होगा, और अंडर रूट 2GH होगा तो मैं लिख देता हूं 2 × 10 × 10, तो ये वाली वैल्यू तो 10√2 आ ही रही है। अब बताओ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लॉस इन काइनेटिक होता है 1/2। एम का वैल्यू बताओ कितना है, एम मेरे पास में 0.2 है। एक काम करते हैं, इसको 2/10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, वी फाइनल स्क्वायर, वी फाइनल का स्क्वायर बोलो कितना होगा, ये अपन फाइनल वाली लॉस निकाल रहे हैं तो नेगेटिव में आएगा आंसर वैसे तो अपने पास में आ जाएगा 25 × 2, ये हो गया अपने पास 50, माइनस का यहां पर आ जाएगा 100 × 2, क्या आ गया अपने पास 200 माइनस 50, 150 हो गया, तो 15 आ गया, तो मैं लिखूंगा 15 × 2 बटे में 2, तो अपने पास में आ जाएगा 30/2, तो ये आ जाएगा 15, माइनस मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा 15 जूल के बराबर। शायद आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। के बाद में अपन लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं 23। ये कह रहा है एक गेम ऑफ टग वॉर, टग वॉर का गेम है, और टग वॉर के गेम में ये बोला गया है कि भी अपने पास में जो दो टीमें हैं, वो दोनों टीमें अपने किसी रस्सी को पुल कर रही हैं, और रस्सी को पुल कर रही हैं तो दोनों तरफ से जो पुलिंग की कंडीशन है उसमें जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट लगा रहे हैं, और दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में अगर ये दोनों कंडीशन लगाते हैं तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि भी अपने पास में जो कंडीशंस आएगी, वो कंडीशंस अपन ने यहां पे मेंशन किया, जैसे मान लो दो रस्सी ले ली मैंने, है ना, एक टीम इधर से खींच रही है, दूसरी टीम इधर से खींच रही है। अब भी देखो रस्सी का तो आप जानते हो, इधर अगर एफ से खींचा, इधर भी एफ से खींचा, तो टेंशन फोर्स तो एफ के बराबर ही बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा अपने पास में, फर्स्ट, टेंशन तो एफ के बराबर ही आता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है जी, आ गया सभी को समझ।
हाँ जी। दूसरा अपने पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। एज फोर्स इज टू टॉर्क मास इज टू, देखो क्या कह रहा है, फोर्स अगर टॉर्क के सिमिलर है तो मास किसके होगा। सिंपल बात है, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन बोला गया है, तो अपन लोग बोल सकते हैं अगर फोर्स, देखो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। टॉर्क बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा। तो अपने पास में मास की जगह कौन आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लो भाई, इतना तगड़ा सवाल डाला है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर है 25। 25 कह रहा है कि ए बी इज द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो ए बी है, वो अपने पास में आर्क, जो अपन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि मतलब ए बी कोई भी आर्क गिवन है और सर्कल का आर्क यहाँ से गिवन है, और इस कंडीशन में अपने से पूछा गया है कि वुज सेंटर इज एट ओ वेयर इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलो भी बहुत बढ़िया, चलो सर्कल बनाते हैं। सर्कल के ऊपर मैं एक आर्क बनाता हूं, ये इसका सेंटर है, और मैं कह रहा हूं ये जो आर्क है, ये आर्क इसके सेंटर पे बताओ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कह रहा है देखो, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क ए बी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी। चलो भाई, ए और बी आर्क हो गया, एम इसका मिड पॉइंट है, चलो बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट इसका सेंटर हो गया ओ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द आर्क लाइज एट ए पॉइंट सी ऑन ओ एम। चलो ओ से मिलाने वाली एम वाली लाइन है, तो भी बहुत बढ़िया। और इसके ऊपर जो अपने पास में सेंटर ऑफ मास है वो कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सी ऑन ओ एम सच दैट ओ सी इज इक्वल टू, तो अपने पास में सी आ गया। अपने को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस सेंटर से लेकर के सी तक। तो याद करो, किसी आर्क का, जैसे सर्कल वगैरह का आर्क का, अपन लोग जब सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की स्थिति जो आती है ना, वो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की स्थिति आती है अगर थोड़ा बहुत, अगर आपको ध्यान हो, जैसे मान लो कि अपन ने आर्क लिया, कोई भी आर्क ले लिया, यहां से एंगल मान लिया, कोई भी पर्टिकुलर एंगल मान लिया, ये एंगल मान लिया अल्फा, इसका टोटल एंगल जब अपन सॉल्व करते हैं आगे अल्फा/2 और अल्फा/2। फिर अपन एक बात ये भी बोलते हैं, दोनों तरफ मास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इधर उधर तो होगा नहीं, इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। और जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेंटर से ही आता है, आर साइन अल्फा/2 डिवाइडेड बाई अल्फा/2। अब एक बात सोचना भी ध्यान से भाई, अब देखो डेरिवेशन में सॉल्व नहीं कराऊंगा अभी। ये टोटल एंगल कितना था, 60 डिग्री था। 60 का आधा जो आएगा अपने पास में, वो आधा आएगा 30 डिग्री के बराबर, ये भी आ गया 30 डिग्री के बराबर। 30 का मतलब मैं बोल सकता हूं इसको पाई/6। क्या बोल सकते हैं, पाई/6। मैं लिखूंगा आर, यहां पर आएगा साइन पाई/6 डिवाइडेड बाय पाई/6। अब देखो साइन पाई/6 का वैल्यू रख लो, पाई/6 आपको गिवन है, तो सेंटर से इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 25। आपको याद हो, देखो यहां से एक एंगल मानते हैं थीटा, फिर एलिमेंट लेते हैं डीएम, डीएम के लिए फिर सभी को अपन इंटीग्रेट करके सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वाई निकालते हैं। दोनों तरफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो आ जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है, तो वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन ये आता है, आर साइन अल्फा/2 अपॉन अल्फा/2। एक बार के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना आर्क के लिए, ये एक बार आप सोल्व कर लेना, पढ़ लेना, बैठ जाएगा काम आपका। ठीक है, टॉपिक रिवाइज कर लेना, जहां आपको लगेगी ये कंसेप्ट अपना क्लियर नहीं है वहां पे। दूसरा देखो, ये कह रहा था यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ। देखो सर्कुलर मोशन है भाई साहब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपन लोग ये बोलते हैं, देखो पहला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो ये अपने पास में ये कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा नहीं, कैसे रहेगा भाई, अपने पास में पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता जाता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम वेरी नहीं करना चाहिए, है ना, तो पहली कंडीशन तो वैसे ही खत्म हो गया। एन एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेम पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसके अंदर एक ही अपने पास में वो रहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो एक ही पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा। चलो भाई, बहुत न्यूटन थर्ड लो तो ये गलत हो गया, तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा ओनली बी। लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं है, सिंगल पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल का कंजर्व थोड़ी रहता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंजर्व रहता है। सिंगल पार्टिकल का तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, एम वी का डायरेक्शन वेरी करेगा, लीनियर मोमेंटम वेरी करेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर है 27, ज्यादा बताने की शायद आवश्यकता ही नहीं होगी। ये कह रहा है फोर आइडेंटिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ए बी सी एंड डी each of mass 10 gram are arranged in the xy plane as shown in figure. These are connected by a light stick to form a rigid body. The moment of inertia of this arrangement is, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर में गिवन है, अपने को सबका कैलकुलेट करना है। कहां कहां पे रखा गया है बताओ, ए बी सी और डी रखा गया है। कोऑर्डिनेट भी मेंशन है क्या, चलो भी बहुत बढ़िया। देखो यहां रखा गया है, ये कोऑर्डिनेट ले लो,
ये कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। देखो ये सेंटीमीटर्स के अंदर है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 10 और 20। अच्छा इस वाले का कोऑर्डिनेट बताओ भाई, बी वाले का। इस वाले का कोऑर्डिनेट बोलो कितना आ जाएगा, 20 और 10। ठीक है। और अपने पास में ए जो रखा गया है, वो बी जो रखा गया है, वो बी यहां पे रखा गया है। इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा, 5 और -10। चलो भाई डी वाला कोऑर्डिनेट बताओ, डी वाला कोऑर्डिनेट बोलो, डी वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 20 और -10। ठीक है। अब अगर मान लो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कौन से एक्सिस के अबाउट निकालना है भाई, वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो m इंटू आर स्क्वायर होता है, और r जो मेरे पास में होता है वो x होता है। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x होगी, वाई एक्सिस से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, x होगी। तो देखो ये वाला जो पार्टिकल है ना, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आएगी, मतलब 10 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। बी वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला आएगा, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। इस वाले का यहां से कितना आएगा 5 आएगा, इसका यहां से कितना आएगा 20 आएगा। यूनिट्स को आप लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I1 I बराबर ये कौन हो जाएगा, IA प्लस का IB प्लस का IC प्लस का ID। यूनिट कन्वर्ट करें, mr स्क्वायर का कंसेप्ट लगाएं, और डिस्टेंस आपको पता है वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो अपन m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का होल स्क्वायर। ओके जी, बढ़िया सवाल आ रहे हैं भाई साहब, अच्छे हैं। चलो बढ़िया है। अभी ये कह रहा है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, लेट n बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स मोशन। चलो कोई बात नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी t का फॉर्मूला क्या होता है, टी क्या होता है, 1/f ही तो होता है, f इक्वल टू 1/t। तो टी का वैल्यू लिख दो यहाँ पे, बोलो कौन आएगा, 1/n आ जाएगा। अब करना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, v स्क्वायर बाई आर आएगा, टी आ गया तो v निकाल लो। बोलो टी बराबर क्या होता है, 2πr/v होता है, 2πr/v होता है। अब देखो t का वैल्यू अपने पास में क्या है, 1/n है, तो v का वैल्यू बोलो क्या आ जाएगा, 2πr इंटू एन के बराबर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन निकालोगे, देखो कौन सा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होगा तो अपन लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल आएगा, इसको अपन v स्क्वायर बाई आर बोल सकते हैं। तो आ जाएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर एन स्क्वायर बटे में आ जाएगा r, एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा थर्ड। आसान सवाल है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है भाई। देखो PYQ है इसलिए जल्दी बताऊंगा, आई बात समझ, और जल्दी बताऊंगा खोपड़ी जल्दी काम करेगी। अगर एग्जाम में सोचने लग गए, ले भाई पेन लेके बैठ जाते हैं, तरीके से फैल के बैठ जाते हैं, ले अपन सॉल्व करने बैठे, कुछ नहीं होगा। ये लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये तेज चलाना पड़ता है, और वो इससे प्रेशर आए तो आए, उसकी ये सेकेंडरी थिंग है ना। 29 क्या कह रहा है, देखो बात सुनो। ए पर्सन अप्लाइज ए फोर्स टू मूव ए 20 ग्राम ऑब्जेक्ट इन ए वर्टिकल प्लेन फ्रॉम पोजिशन A to B सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर। देखो ये क्या, अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे अपने पास में यहाँ से यहाँ ले गया, ए से बी ले गया, और ये कह रहा है अलोंग, और इसमें कुछ वैसे गिवन है नहीं, तो अपने पास में पोजीशंस में बदलाव आ गया। यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि अपने पास में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, 0 है। ए से उठाया ले गया, बी पे रख दिया। अब बताओ ऑल फोर्सेस कौन है, एफ है, और कौन है, mg है। टोटल बोलो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अपने पास में वर्क डन बाय एफ बोलो क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg होगा। अच्छा यहां से यहां तक ले जाने में mg का वर्क कितना है, mg h होता है, तो देखो h तो ऊपर की ओर गया, mg नीचे लग रहा है, वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का पॉजिटिव आएगा, उल्टा हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं लिखूंगा यहां से, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का, और ये वैल्यू m बोलो m कितना है, 20 ग्राम है। ध्यान से देखो, तो मैं लिखूंगा 20 इंटू 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू कितना हो गया 10, और इसका जो रेडियस गिवन है, वो रेडियस बताओ भी कितना मीटर है, 50 मीटर, तो 50 मीटर का डबल कर दो, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस बोलो कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो ये हो गया 1010⁻³ तो कैंसिल आउट हो गया। तो अपन लोग बोलेंगे वर्क डन बाय एफ जो है वो ग्रेविटी वाले का नेगेटिव, तो मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 जूल। जूल का मतलब कौन हो गया, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन लॉजिक समझना, यहां से उठाया वहां रख दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ओके बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30। ओके देखो भैया, 10 मीटर कॉर्ड ऑफ नेग्लेजिबल मास इज वाउंड राउंड ए रिम ऑफ फ्लाई व्हील। फिर आ गया फ्लाई व्हील। मास 20 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस का वैल्यू हो गया 1/10 मीटर। सिंपल लिख लेते हैं। द व्हील फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सेल विद ए फ्रिक्शनलेस बियरिंग्स एज स्टडी पुल ऑफ 50 न्यूटन, मतलब कांस्टेंट फोर्स है ना 50 न्यूटन का, ऑन कॉर्ड एज सॉन इन डायग्राम। एंगुलर एक्सेलरेशन ये तो आप निकालोगे, क्योंकि इससे पहले वाले स्लाइड्स के अंदर मैं अल्फा निकालना आपको सिखा चुका।
अल्फा निकालना सिखा चुका, तो अब मैं यहां में बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, वर्क डन बाय द पुल व्हेन 3 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड आर रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि तब तक वर्क निकालो जब तक 3 मीटर से ये अनवाउंड हो जाए। तो अनवाउंड होने का मतलब क्या हो गया, रोटेशनल मोशन आया। और रोटेशन में वर्क कौन करता है, फोर्स नहीं करता है, टॉर्क करता है। तो भाई साहब पहले टॉर्क निकाल लो, इसलिए वही निकालना सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। देखो मैं कह रहा हूं अपने पास में रेडियस का वैल्यू कितना है, रेडियस का वैल्यू तो 1/10 था। बोलो टॉर्क का वैल्यू क्या आया, टॉर्क का वैल्यू आएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। बोलो आर परपेंडिकुलर कितना है, 1/10 है। फोर्स कितना है बताओ, 50 है। तो टॉर्क आया 5 न्यूटन मीटर के बराबर। अब देखो भाई कितने से अनवाउंड हुआ है, 3 मीटर से अनवाउंड हुआ। तो 3 मीटर से अनवाउंड हुआ तो वर्क डन बाय जो टॉर्क होता है ना, वो टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा होता है। तो भाई साहब 3 मीटर अगर अनवाउंड हुआ तो याद करो 3 मीटर अनवाउंड होने का मतलब होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, और इसका यूनिट रेडियन ही होता है। तो अपन लोग लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू एल का वैल्यू बताओ भाई, एल तो 3 मीटर हुआ, 3 मीटर अनवाउंड हुआ। अच्छा आर का वैल्यू बताओ कितना है, आर का वैल्यू मेरे पास में यहां से 1/10 के बराबर है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 30 के बराबर। तो थीटा आ गया अपने पास में 30 रेडियन। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो वर्क डन बाय, तो अपने यहां से वैल्यू अगर लेंगे तो टॉर्क तो था 5, और ये आ जाएगा मेरे पास में 30, तो वर्क डन आ जाएगा 150 जूल के बराबर। अच्छा सवाल है लास्ट में। अनवाउंड होने का मतलब एल लेंथ अनवाउंड हुआ तो कितना थीटा घुमाए, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एल बाई आर के बराबर। ओके जी, चलो क्वेश्चन नंबर है 31। क्या कह रहा है देखो ध्यान दो। ये कह रहा है वी आर गिवन टू सर्कुलर डिस्क्स दैट हैव सेम मास एंड सेम थिकनेस बट कुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रोटेशनल मोशन। अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है तो डेंसिटी अलग अलग होगा। The same amount of work is done on both the disks. It is seen that one of them moves slowly as compared to other. Which one of the following statements is true in this context? अब देखो बात सुनना भाई, दोनों पे यहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क जो हुआ है वो हुआ है। अगर वर्क डन सेम होगा तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में चेंज सेम आएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी अकेला ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कोई बॉडी स्लो चल रही है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी उसके किसी फास्ट मूविंग बॉडी और जो हल्की है उसके बराबर हो सकती है। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और रोटेशन में जो काइनेटिक एनर्जी आता है वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आता है। बिल्कुल सही बात है। एक बार के लिए मैं ऐसे मान लेता हूं जैसे दो बॉडी है, फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी है, ठीक है। तो अपन एक मान लेते हैं ये रो 1 है, ये रो 2 है। ये कह रहा है कि अपने पास में मासेस तो सेम है, एम और एम सेम है, थिकनेस भी सेम है, टी भी सेम है, डेंसिटी दोनों का क्या है, अलग अलग है। चलो भाई रेडियस की बात तो अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास में मास का फॉर्मूला होगा क्या, एम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू रो। याद करो ऐसा अपन लोग कर चुके हैं पहले, थिकनेस का एक सवाल आया था। मास अगर सेम होगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भी देखो पाई R1 स्क्वायर टी इंटू रो 1 बराबर में पाई R2 स्क्वायर इंटू टी इंटू रो 2। अगर डेंसिटी अलग है तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर जो होगा उसका वैल्यू मेरे पास में आएगा रो 2 बाय रो 1 के बराबर। एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। तो अगर मैं बोलूं कि R1 बाय R2 का वैल्यू बोलो क्या आएगा, √रो 2 बाय रो 1 आएगा। एक बार के लिए अपने इसको ऐसा छोड़ देते हैं। अच्छा ये बात मैं यहां मेंशन कर लेता हूं ताकि अपने को बार बार लिखना नहीं पड़े। तो अपन ने बोला कि भी R1 बाय R2 जो आएगा वो बराबर आएगा रो 2 बाय रो 1 के, ठीक है। या ऐसे बोल दो रो 1 बाय रो 2 बराबर अपने पास में इस सॉरी अंडर रूट था, रो 1 बाय रो 2 बराबर अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास में यह आएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। अच्छा एक बात सोचना, सोचो देखो, अगर मैं कहूं कि रो 1 का वैल्यू रो 2 से ज्यादा है, मान लेते हैं, तो ये रेशियो मोर देन 1 आएगा। मोर देन 1 आएगा इसका मतलब R2 का वैल्यू R1 से ज्यादा होगा। ये बात भी सही है, एक बार इसको यहां छोड़ देते हैं। अब मैं जो यहां पे वर्क कर रहा हूं वो वर्क करूंगा अब इनर्शिया पे। मैं कह रहा हूं वर्क डन तो सेम हुआ, इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी में बराबर बदलाव आएगा। तो मैं बोलूंगा I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर यहां पर होगा I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा I1 बताओ क्या होगा भाई, I1 तो होगा MR² बटा 2। क्या होगा, MR² बटा 2। तो सर M तो दोनों का सेम है तो अपने M को नहीं लिखते हैं, M/2 नहीं लिखते हैं, तो यहां पर बोलो कौन आया, R1 स्क्वायर। ठीक बात है। इनटू में बोलो यहां पे कौन, ओमेगा 1 स्क्वायर।
ठीक बात है। चलो भाई, अपने पास में m तो दोनों का वैसे भी सेम आ गया था, बराबर में यहाँ बोलो क्या लिखेंगे, R2 स्क्वायर इंटू में ओमेगा 2 स्क्वायर। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से ओमेगा 1/ओमेगा 2 बराबर, बोलो कौन आएगा भाई, R2/R1 आएगा। अब याद करो, देखो ध्यान दो, मैं रिलेट कर लेता हूँ, रिलेट करता हूँ एक बार, सुनना। ρ1 ज्यादा था ρ2 से, तो R2 ज्यादा आया था R1 से। इसका मतलब ओमेगा 1 ज्यादा आएगा ओमेगा। सही लिखा क्या मैंने, देखना एक बार, ये उल्टा था क्या। ये कह रहा हूं ρ1 ग्रेटर देन था ρ2 से, ρ1 ग्रेटर देन था ρ2 से, अपन ने माना था। R2 ज्यादा आया था R1 से, R2 ज्यादा आया था R1 से, और ये ओमेगा 1/ओमेगा 2 है। ठीक है, तो अपने पास में R2 ज्यादा आया था R1 से, इसका मतलब है अपने पास में ओमेगा 1 का जो वैल्यू आएगा, ओमेगा 1 जो आएगा वो किससे ज्यादा आएगा, ओमेगा 2 से। तो अपने पास में जो यहाँ से डेंसिटी थी ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो बताओ, कुछ मैंने गड़बड़ करा क्या रे, देखना एक बार। मैं कह रहा हूँ यहाँ से ρ1/ρ2 बराबर R2/R1 था। अगर ρ1 ग्रेटर देन ρ2 आएगा, ρ1 ग्रेटर देन ρ2 आएगा, इसका मतलब R2 ग्रेटर देन R1 आएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखो अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा mr²/2, ये भी आएगा mr²/2, m तो वैसे ही सेम है, तो अपन लिखेंगे यहाँ से R1² ओमेगा 1² बराबर R2² ओमेगा 2²। चलो बहुत बढ़िया बात है, R1² ओमेगा 1² बराबर R2² ओमेगा 2²। चलो ये बात भी ठीक है, अपन ने लिख दिया। तो अपने पास में ओमेगा 1/ओमेगा 2 का जो वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है R2/R1 के बराबर, अगर मैं यहाँ से रूट हटाऊंगा तो। चलो ये भी ठीक है, तो अपने ओमेगा 1/ओमेगा 2 बराबर R2/R1 आ गया। तो अब मैं कह रहा हूँ R2 का वैल्यू तो R1 से ज्यादा था, इसका मतलब ओमेगा 1 का वैल्यू ओमेगा 2 से ज्यादा आ रहा है। ओमेगा 1 ग्रेटर देन ओमेगा 2 आया, और इसका मतलब हुआ जिसका डेंसिटी ज्यादा था उसका ओमेगा भी ज्यादा आ रहा है। तो अपन कह रहे हैं द वन दैट मूव्स फास्टर इज मेड ऑफ मोर डेंस मटेरियल। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, जिसका अपने पास में डेंसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। बार बार मैंने इसलिए सोचा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो उसका ओमेगा ज्यादा आ रहा है, ये ध्यान रखना भी है ना, अजम्पशन से सॉल्व किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर अपने पास में आ गया 32। क्या है देखो ध्यान दो, ये कह रहा है द गिवन फिगर शोज ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.8 मीटर, द सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट 10 रेडियन पर सेकंड। चलो भाई, ओमेगा का वैल्यू है 10 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पॉइंट पी लोकेटेड मिड वे ऑन लाइन ऑन। देखो मिड वे का मतलब आधा हो गया, यहाँ से आधा हो गया, इसका मतलब डिस्टेंस बोलो कितना है, 0.4। तो अपन लोग v लिखेंगे, तो बोलो v बराबर क्या आएगा, r ओमेगा। तो अपन लोग v निकालेंगे, r का वैल्यू बोलो कितना है, 0.4। ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा अपने पास में आया 10, तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं अपने पास में 4/10 हो गया, इंटू 10, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर ही 4 आ गया। आंसर आ गया 4 रेडियन पर सेकंड के। बीच में एक क्वेश्चन रह गया था भाई, कितने नंबर था, मेरे तो दिमाग से निकल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन जिस तरीके से अपन ने सॉल्व किया था, किया तो सही था, लेकिन उसके अंदर मामला शायद ये जो वेलोसिटी गिवन है ये रूट में आएगी तो मामला बैठ जाएगा। शायद मैं एच लिख रहा था और नीचे अपॉन में आ रहा था, तो ये साइन थीटा के टर्म्स बच रहे थे। करेक्शन हो सकता है सवाल के अंदर, तो अगर अच्छा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अभी देखो मैंने सोचा है, क्योंकि पहले कैलकुलेशन करी थी, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। तो अपन लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखो 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर का मतलब v²/r² बराबर में मेरे पास आएगा mgh, और h खुद किसके बराबर था, s साइन थीटा। ठीक है भाई, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 m v² का कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1.2, ये आ जाएगा जी एस साइन थीटा, और ये तो आ गया कॉमन, तो बोलो यहाँ पे कौन बचेगा अपने पास में, 1+1+। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास में बचेगी, इस वैल्यू को मैं बोल देता हूँ 1+1/2 m, तो बाहर ही आ गया, v² भी बाहर आ गया, तो अपने पास बचेगा I/mr²। ऐसा ही किया था शायद अपन ने, ये बन गया mg s और साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया देखो इससे, mg s साइन थीटा से, तो ये 0.12/2 आएगा, इसका मतलब 12/20 आ गया, और 12/20 मेरे पास आएगा, तो 12/20 को मैं लिख सकता हूँ अपने पास में 4×3 = 12, 3/5 आ गए है। ठीक है, 3/5 आ गया, तो उधर जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा, तो 1+I/mr², ये मेरे पास में आ गया 5/3, एक जाके उधर माइनस होगा,
तो अपन लोग लिखेंगे आई बटा एम आर स्क्वायर बराबर आएगा 5/3 माइनस 1, तो आ गया 2/3, और आई का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। ऐसा भाई साहब होलो स्फीयर का होता है। गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, मैं वहीं मेरे समझ आ गया था कि बैठा कैसे नहीं है। तो अपने पास में आ जाएगा कौन सा है, स्फेरिकल सेल, ऑप्शन नंबर। आज करके लगा है कि सवाल करें, आप लोग इसको कवर करें, एक एक सवाल को दोबारा सोल्व करें। पीडीएफ आपके पास भेजी हुई है, अगली पीडीएफ आएगी इलास्टिसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स। कोई साथ साथ कवर करना चाहता है टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। ओके।